तो स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी क्या चीज़ है? हमारी बॉडी स्टूडेंट्स एक्सपोज्ड है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काफ़ी ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, काफ़ी ख़तरनाक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हमारी बॉडी में एक कुदरती मैकेनिज़्म है, एक एबिलिटी है टू रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस, और इसी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए अगर, या वो टॉक्सिन रिलीज करेंगे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए। ये एबिलिटी हमारी बॉडी में है, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी दो तरह की है। एक वो इम्यूनिटी है जो हमें पैदाइश से अब तक है, उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, या इसको इनबोर्न इम्यूनिटी भी कहा जाता है, यानी पहले से हम में मौजूद थी। ठीक है, पैदाइशी। और एक है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टूडेंट्स पैदाइश से हमारे पास मौजूद नहीं होती, हम इसको बाद में एक्वायर कर लेते हैं। तो एक्वायर्ड लेटर इन लाइफ, और इसको एक्वायर तब किया जाता है जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है हमारी बॉडी में, यानी जब वो बीमारी हमें लग जाती है, या वो इन्फेक्शन हमें लग जाता है, या हम उस इन्फेक्शन को एक्सपोज हो जाते हैं। वो इन्फेक्शन जिस पैथोजन से फैलता है, वो पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाए, और उसका जो एंटीजन है उसको हम एक्सपोज्ड हो जाएं, तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है। और ऐसे वक्त में क्या होती है, हम उसके खिलाफ, उस ही स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी को एक्वायर कर लेते हैं। तो जब हमने उस ही के खिलाफ इम्यूनिटी को एक्वायर करना है, तो ये क्या हुआ, हाईली स्पेसिफिक हुआ। जबकि जो हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी थी, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। यानी हमारे पास किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, किसी भी किस्म का फॉरेन सब्सटेंस आ जाए, सबके लिए जो तरीका हम इख्तियार करेंगे या जो प्रोसेसेस हम करेंगे वो होंगे सेम। इसीलिए इसको इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, और इन्नेट या इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है, सॉरी। ठीक है, और इसको हाईली स्पेसिफिक कहा जाता है। अब इन्नेट इम्यूनिटी में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आ जाता है, एंड द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टूडेंट ये है कि जो भी बीमारी फैलाने वाली चीज़ है, या जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, उसको बॉडी के अंदर आने ही मत दो। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम है। तो हमारे पास क्या जाती हैं, एनाटॉमिक बैरियर्स आ जाते हैं, यानी स्किन हो गया आपका, एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, एपिथेलियम ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इसको पैथोजेंस क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हुए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए। इसके अलावा हमारे पास एसिडिक सिक्रीशंस हैं, यानी HCl हो गया आपके स्टमक में। अगर खाने के साथ आप किसी पैथोजन को खा लो तो वो स्टमक में ख़त्म हो जाता है। कुछ केमिकल्स हैं हमारे टीयर में, सलाइवा में, मिल्क में, क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ख़त्म करता है। ठीक है, कुछ बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, यानी आपकी जो म्यूकस लेयर है, कहाँ कहाँ पर है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी म्यूकस लेयर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी म्यूकस लेयर है। तो क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है, बैरियर देती है किसको, ताकि बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो फॉरेन पैथोजेंस हैं वो बॉडी में इंटर ही ना हो पाए। ठीक है, अब अगर वो पैथोजेंस बॉडी में इंटर हो जाए किसी तरीके से, ठीक है, उनके लिए आ जाती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती हैं किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड। हमारे पास ब्लड में एक टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, मोनोसाइट्स ये कहाँ से आते हैं, बोन मेरो से हमारे पास आते हैं। 3-4 दिन ये ब्लड में रहते हैं, और फिर ये कहाँ पर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं टिश्यूज में, और टिश्यू में ये मेच्योर होके क्या बनाते हैं, मैक्रोफेजेस बनाते हैं। ये जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं, इनको हम फेजोसाइटिक सेल्स कहते हैं, फेजोसाइटिक सेल्स। हमारे पास ये एक मैक्रोफेज है, सही, और लेट से यहाँ पर हमारे पास एक फॉरेन बॉडी है। तो ये मैक्रोफेज आता है और इसको इनगल्फ कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको हम कहते हैं फेजोसाइटोसिस। तो नेक्स्ट स्टेप जब आपको इसका नजर आएगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ही पैथोजन को इसने एक वेसल के अंदर बंद किया होगा और अपनी बॉडी के अंदर ले आएगा,
ठीक है, और फिर इसके ऊपर एंजाइम एक्शन के थ्रू इसको ब्रेक कर देगा। तो ये हमारे पास काम है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का। तो ये क्या है, किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स हैं। नेचुरल किलर सेल्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके अंदर काफ़ी साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स होते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास एक इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर पैथोजन आ चुका है, तो ये साइटोटॉक्सिक सेल सबसे पहले तो हमारे पास परफोरेंस रिलीज करते हैं। परफोरेंस प्रोटीन्स हैं जो कि इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, परफोरेटेड कर देते हैं। और फिर ये रिलीज करते हैं ग्रेन्जाइम्स। ये हमारे पास क्या है, वो इस तरह के एंजाइम्स हैं जो कि इसमें इंटर हो जाते हैं परफोरेशंस में, और इस सेल को अंदर ही से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, नेचुरल किलर सेल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। ये प्रोटीन का एक पूरा कम्प्लेक्स कैस्केड स्ट्रक्चर बन जाता है जो भी यही काम करता है कि इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म करने में मदद देता है। अच्छा, ये हमारे साथ जो पैथोजन है उसको भी ख़त्म करने में मदद देता है। इन्फ्लेमेशन स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में अगर होती है तो वो भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। और फीवर, अगर आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपको बुखार हो जाता है ना, तो वो बॉडी बेसिकली अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर क्या करता है, वहाँ पर लिविंग इन्वायरमेंट नॉन इनहेबिटेबल कर देता है। किसके लिए, जो बाहर से फॉरेन बॉडी आई है। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉडी ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी क्रॉस कर लिया, एक पैथोजन ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी क्रॉस कर लिया, यानी जनरल मैकेनिज्म जो हमारे पास थे नॉन स्पेसिफिक, उससे वो कवर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद कौन सी चीज़ एक्ट करेगी, हमारे पास एक्ट करेगी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। और वो किस चीज़ में आती है, वो आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास दो मैकेनिज्म आते हैं स्टूडेंट्स। एक है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में, स्टूडेंट बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट दोनों में इन्वॉल्व है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे साथ बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में टी लिम्फोसाइट्स के पास क्या चीज़ आएगी, स्टिमुलस आएगा। टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे और ये फर्दर उस स्टिमुलस के खिलाफ एक्शंस लेंगे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट में जो स्टिमुलस है वो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स में जो स्टिमुलस है वो बी लिम्फोसाइट्स के पास आएगा। बी लिम्फोसाइट्स आगे जाकर एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज क्या है हमारे पास, ये बेसिकली आप इस वक्त तस्वर कर लें कि हमारे पास सोल्जर्स हैं बॉडी के, तो उसके खिलाफ, और ये क्या स्पेसिफिक सोल्जर्स हैं, उसी स्टिमुलस के खिलाफ बॉडी सोल्जर्स बनाएगी, बी लिम्फोसाइट सोल्जर्स बनाएंगे, और ये सोल्जर्स उस जो पैथोजन है उस पर क्या कर देंगे, एक्शन कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। यहाँ पर मैं स्टिमुलस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बेसिकली एन एंटीजन नहीं है, एंटीजन, दिस इज द स्टिमुलस टू व्हाट, टू दीज रिस्पॉन्सेस। अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो गया या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। अब एंटीजन क्या है स्टूडेंट्स, एंटीजन हमारे साथ निकला हुआ है, दो वर्ड्स है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो एंटी यहां से लिया और जन यहां से लिया, यानी कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट हो जिसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, या जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करे, उसको हम कहते हैं एंटीजन। और ये बेसिकली हमारे पास पूरा का पूरा पैथोजन भी हो सकता है, या पैथोजन का एक पार्ट भी हो सकता है, अ पार्ट ऑफ द फॉरेन बॉडी, या फिर उसका कोई टॉक्सिन भी हो सकता है जिसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाए और क्या करे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो हमने ये चीज कही कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यूजुअली ड्यू टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस एंटीजन आएगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्शन होगा, और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में
टी लिम्फोसाइट्स एक्शन करेंगे और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स एक्शन लेंगे और एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी और एक है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। इसको हमने किस बेस के ऊपर डिवाइड किया हुआ? स्टूडेंट्स, एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इम्यूनिटी को अटेन करने में। द बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, हम कहते हैं कि बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट। और एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि बॉडी अपने एंटीबॉडीज खुद बनाती है। ठीक है। वी मेक आवर ओन एंटीबॉडीज, वी मेक ओन एंटीबॉडीज। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं? वी डोंट मेक आवर ओन एंटीबॉडीज, बल्कि एंटीबॉडीज आर गेन्ड फ्रॉम इन, या एक्सटर्नली जो है तो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है। एंटीबॉडीज आर गेन्ड, कोई ना कोई तरीका हो जाता है जिसके थ्रू हमें एंटीबॉडीज बनी बनाए एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, ऑलरेडी मेड। ठीक है। बॉडी को ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, यानी बॉडी ने खुद अपनी कोई एनर्जी इसमें सर्व नहीं की है। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में होता ऐसा है कि स्टिमुलस आएगा और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। तो वो स्टिमुलस नेचुरल तरीके से भी आ सकता है और वो स्टिमुलस आप लोगों के पास आर्टिफिशियल तरीके से भी आ सकता है। नेचुरल तरीका तो यही है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो स्टिमुलस आप लोगों के पास आ गया है। अब बॉडी ने उस स्टिमुलस के खिलाफ क्या बनाई? एंटीबॉडीज बनाए। आर्टिफिशियल तरीके से हम एक्टिव इम्यूनिटी इस तरीके से गेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन में हमारे पास स्टूडेंट एंटीजन होते हैं किसी बीमारी का या किसी पैथोजन का, सॉरी मैं बार बार बीमारी कह रहा हूं लेकिन ये पैथोजन है। अब हमारे पास कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस का वैक्सीन हमने लगाया कि नहीं लगाया? कोरोना वायरस के वैक्सीन में हमारे पास कोरोना वायरस का एंटीजन था और ऐसा मटेरियल था कि जो आपको बीमारी नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन आपकी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकती थी। तो बॉडी ने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए। फिर जब भी अगर कोरोना वायरस ने आप पे अटैक किया हो, उस वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज बनी थी उन्होंने आपकी हिफाजत की है। ठीक है। तो दैट वाज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की है। हम नेचुरली भी एंटीबॉडीज को एक्वायर कर सकते हैं और हम आर्टिफिशियली भी एंटीबॉडीज को एक्वायर कर सकते हैं। नेचुरली किस तरीके से? एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी। स्टूडेंट्स, मदर से अगर हम देखें तो फीटस में भी एंटीबॉडीज जाती हैं। जब मदर जो है तो प्रेग्नेंट होती है तो थ्रू ब्लड फीटस में क्या होता है? एंटीबॉडीज जाती हैं। और मदर से स्टूडेंट्स हमारे पास बेबीज में भी एंटीबॉडीज जाती है थ्रू मिल्क। जो कोलोस्ट्रम होता है ना हमारे पास, मिल्क, फर्स्ट मिल्क हमारे पास काफ़ी क्या कहते हैं उसकी जो कलर है वो काफ़ी अनयूजुअल होती है, येलो येलो सी होती है और काफ़ी जो है तो विस्कस सा मिल्क होता है, वो कोलोस्ट्रम होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बेबी के पास जाती हैं। ठीक है। और मदर से हमारे पास ब्लड के थ्रू जाती हैं इनटू द फीटस। अच्छा, आर्टिफिशियली किस तरह गेन की जाती है? आपने सिंपली एंटीबॉडीज को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया इनटू द ब्लड। ठीक है। हमने बाहर से कोई एंटीबॉडीज बनाई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में या किसी एक इंसान में और वो एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट करके दूसरे इंसान की ब्लड में एंटर कर दिए, ये हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है। सो होप सो आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होगी। अब हमने बार बार एंटीबॉडीज का जिक्र किया हुआ है स्टूडेंट, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट दी एंटीबॉडीज की ये क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए कहा कि दीज आर द सोल्जर्स फॉरवर्ड फॉर द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी की जुबान में इसको देखें तो एंटीबॉडीज बेसिकली अ प्रोटीन। एंटीबॉडी सिंपली सिंपली प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, और इनको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ठीक है, क्योंकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है और इम्यून में सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब अगर प्रोटीन्स है तो अमाइनो एसिड की चेन्स होंगी। ठीक है।
तो हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं एंटीबॉडी के अंदर। 2 हेवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एंटीबॉडी का एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैवी चेन हो गई है एक। ठीक है, अच्छा ये हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, इट इज़ वाई शेप्ड। ओके, तो वाई शेप में अरेंज होती हैं। और ये हमारे पास दो क्या हो गई, हैवी चेन्स हो गई हैं। और हर हैवी चेन का यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है ना कि ईच चेन हैज़ अ वेरिएबल सेगमेंट एंड अ कांस्टेंट सेगमेंट। तो ये जो हमारे पास हैवी चेन्स हैं, इसके भी कुछ वेरिएबल सेक्शन होंगे यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका वेरिएबल सेक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल सेक्शन है। वेरिएबल सेक्शन का मतलब ये है कि इसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो रही होती है। ठीक है, और ये जो बाकी का सेगमेंट आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज दी कांस्टेंट सेगमेंट। हम इसके ऊपर सी डाल देते हैं, चलो इसके ऊपर हम डाल देते हैं सी। ये कांस्टेंट सेगमेंट है इस चेन का। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं वी, दिस इज द वेरिएबल सेगमेंट। अब हमारे पास दो लाइट चेन्स भी हमने डिस्कस की हैं। तो लाइट चेन्स कहाँ कहाँ पर होती हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास होती हैं दो लाइट चेन्स। ये तो खराब हो गया है, यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश कर। दो लाइट चेन्स होती हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और सेम सेम उसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो है तो एक वेरिएबल पार्ट होता है और एक हमारे पास जो है तो इसका कांस्टेंट पार्ट होता है। सो दिस इज द वेरिएबल पार्ट एंड दिस इज द कांस्टेंट पार्ट, वेरिएबल पार्ट एंड द कांस्टेंट पार्ट। ये हमारे पास एक टिपिकल डायग्राम है एंटीबॉडी की। वाई शेप है, 4 पॉलीपेप्टाइडल चेन्स हैं, 2 हैवी चेन्स हो गए, 2 लाइट चेन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और हर चेन के पास एक वेरिएबल सेगमेंट होता है और एक कांस्टेंट सेगमेंट होता है। अब जो स्टूडेंट्स ये वेरिएबल सेगमेंट है ना, दिस प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी टू एंटीबॉडी। हर एंटीजन के लिए, हर पैथोजन के लिए जो एंटीबॉडीज बनेंगे उनका एक अपना एमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा वेरिएबल सेगमेंट का। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक है, और कांस्टेंट सेगमेंट हमारे पास सेम होता है फॉर एन एंटीबॉडी क्लास। हमारे पास एंटीबॉडी के 5 क्लासेस हैं, आईजीएम हो गया, आईजीजी हो गया, आईजीए हो गया, आईजीडी हो गया। तमाम आईजीएम एंटीबॉडीज का जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, आईजीजी, तमाम आईजीजी एंटीबॉडीज का जो कांस्टेंट पार्ट है वो सेम रहेगा। और ये हमें बताता है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी ये अगर हमें क्लास के बारे में बताता है तो हमें बताता है कि इनका फंक्शन आईजीएम एंटीबॉडीज का है। अब आईजीएम एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन है वो आप लोगों के इस लेवल के लिए नहीं है, तो वो ना ही याद रखें तो बेहतर है। ठीक है, ये हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कांस्टेंट सेगमेंट बताता है और ये सेम होते हैं एक एंटीबॉडी क्लास के लिए। अब हम स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे थे एंटीबॉडीज का, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं। जो हमारे पास हैवी चेन्स होती हैं उनके दरमियान दो लिंक्स होते हैं डाइसल्फाइड के, और जो हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट चेन है तो उनके दरमियान एक डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, इसके थ्रू ये कनेक्टेड है। ठीक है, और एक्टिव साइट्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्टिव साइट्स हैं जहां पर क्या करते हैं, हमारे पास ये बॉन्ड बनाते हैं विद दी एंटीजेना। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्डिंग साइट्स हैं और ये कितने हैं, दो हैं। ठीक हो गया, ये वेरिएबल वेरिएबल और वेरिएबल वेरिएबल ये हमारे पास बॉन्डिंग साइट्स हो गए हैं। अच्छा, अब जाते हैं आगे। फंक्शन क्या है एंटीबॉडीज का। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस। हमारे पास एक पैथोजन लेट से आ गया है बॉडी में, और इस पैथोजन के ऊपर क्या चीज है, पैथोजन के ऊपर अटैचमेंट प्रोटीन है। सही,
अब ये इन अटैचमेंट प्रोटीन्स के थ्रू हमारे किसी हेल्दी सेल के साथ अटैच हो सकता है, क्योंकि हमारे हेल्दी सेल के पास भी क्या होते हैं, अटैचमेंट प्रोटीन्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अटैचमेंट प्रोटीन्स होते हैं, तो ये सेल जो है तो यहां पर इसके साथ अटैच हो सकता है, सेल में कह रहा हूं पैथोजन। ठीक है, और इसको बीमार कर सकता है, इस हेल्दी सेल को खराब कर सकता है। या आप लोगों के पास पैथोजन है, या आप लोगों के पास हेल्दी सेल था, और ये आप लोगों के पास दोबारा पैथोजन है। तो ये अटैच हो सकता है और अटैचमेंट के बाद क्या करेगा, इसको बीमार कर देगा। लेकिन जब हमारे पास एंटीबॉडीज इसके सिक्रीट हो जाती हैं तो एंटीबॉडीज इनके इस अटैचमेंट प्रोटीन्स को बंद कर देती हैं। ठीक है, जब अटैचमेंट प्रोटीन को बंद कर दिया पैथोजन का, तो इस पैथोजन को हम कहते हैं कि इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब ये पैथोजन बीमारी को नहीं फैला सकता। दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पैथोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या हो गया, पैथोजन न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, अब ऑप्शनाइजेशन, जब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एंटीबॉडीज अटैच हो जाते हैं ना, तो ये एक मार्कर का भी काम करते हैं। किस तरीके से, हमारे पास यहां पर क्या हो गया, मैक्रोफेजेस होंगे। जब मैक्रोफेज देखेंगे कि ओ हो, इस सेल के ऊपर तो काफी एंटीबॉडीज अटैच्ड हैं, तो ये तो खामखा कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल है, ये उसको क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। तो ये क्या, इसको ऑप्शनाइजेशन कहते हैं कि मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी को इनहेंस कर दिया है। फ्रॉम फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स प्रोमोटिंग फेजोसाइटोसिस, जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है ना, तो मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी प्रोमोट हो जाती है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि इसके ऊपर एंटीबॉडीज लगे तो ये खामखा मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सॉरी। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि प्रोटीन्स होती हैं, तो ये एंटीबॉडीज जाकर उसको भी एक्टिवेट करती हैं। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी, जिस तरह हमने ये कहा था कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है ना, तो हमारे पास जो फेजोसाइटोसिस होती है वो प्रोमोट हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, जो जो नेचुरल किलर सेल्स थे, नेचुरल किलर सेल्स, उनकी एक्टिविटी भी इन्हेंस हो जाती है। उनको भी लग जाता है, पता लग जाता है कि ये तो देखो फॉरेन बॉडी सब्सटेंस है, क्यों इसके ऊपर हमारे पास एंटीबॉडीज लगे हुए हैं, तो वो जाकर उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। ठीक है, तो इस अटैक को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि सेल ने साइटोटॉक्सिसिटी शो की है किसकी वजह से, एंटीबॉडीज के अटैचमेंट की वजह से। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर जब मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, तो हमने टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का जिक्र किया। तो अब हम आते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्या बला। स्टूडेंट, लिम्फोसाइट्स हमारे पास अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं बॉडी के। ठीक है, इम्यून सेल्स जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है टी लिम्फोसाइट्स, एक हमारे पास होता है बी लिम्फोसाइट। दोनों हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं इन द बोन मैरो, प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, फर्क क्या है, टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर होते हैं इन द थाइमस, जबकि बी लिम्फोसाइट मेच्योर होते हैं इन द क्या चीज, बोन मैरो। बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो ही के अंदर मेच्योर हो जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन से क्या मर्द है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरेशन ऑफ देम। मेच्योरेशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास एक अनमेच्योर्ड लेट से लिम्फोसाइट है और उसको हमने मेच्योर करना है। सबसे पहले इसमें ये देखा जाएगा कि ये सेल्फ हार्म तो नहीं कर रहा, क्या, चेक फॉर सेल्फ हार्म। इसके सामने एक बॉडी का एक सेल प्रेजेंट किया जाएगा, अगर तो इसने उस सेल के ऊपर अटैक किया तो इसको उसी वक्त खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये
बॉडी इसको खतरनाक समझती है कि अगर हमने इसको ब्लड में छोड़ दिया तो ये हमारी अपनी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करेगा और ये क्या हमारे पास खतरनाक है, तो बॉडी उसको उसी वक्त खत्म कर देती है। सिर्फ वही मैच्योर हो पाते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं। और दूसरा, स्टूडेंट्स इनको थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी दी जाती है, यानी ये हमारे पास अगर अनमेच्योर्ड टी लिम्फोसाइट है तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक ऐसे क्लोन में फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, इससे लेट से हमारे पास ये वाला टी लिम्फोसाइट भी बन जाता है, रेड वाला टी लिम्फोसाइट भी बन जाता है और ऑरेंज वाला टी लिम्फोसाइट भी बन जाता है। अब ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए इन्होंने क्लोन्स बना दिए हैं। जब भी हमारे पास बॉडी में पर्पल वाले का एंटीजन आएगा, हमारे पास सिर्फ पर्पल वाला आपको एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा, बाकी के एक्टिवेट नहीं होंगे। जब हमारे पास रेड वाले का एंटीजन बॉडी में आएगा, सिर्फ रेड वाला हमारे साथ एक्टिवेट होगा। जब हमारे पास ऑरेंज वाले का एंटीजन आएगा, सिर्फ ऑरेंज वाला एक्टिवेट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैचुरेशन। आपके पास एक ही किस्म के टी लिम्फोसाइट्स बने थे जो कि जनरल थे, ठीक है। अब उनकी मुख्तलिफ क्लोन्स बन चुके हैं, स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन। इसको हम मैचुरेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हर एंटीजन के लिए एक अपना स्पेसिफिक क्लोन बन गया है बस। तो टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये थाइमस के अंदर क्या होते हैं, थाइमस के अंदर हमारे पास मेच्योर होते हैं। जबकि बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इनको बी का नाम बोन मैरो की वजह से नहीं दिया गया है, बल्कि बुरसा ऑफ मुझसे नाम भूल गया है, बुक में आप लोगों ने चेक कर लेना है। फेसिकस है कि क्या चीज़ है, हाँ, बुरसा ऑफ फेसिकस में एक हमारे पास ग्लैंडुलर सैक है जो कि पाया जाता है इन द क्लोएका ऑफ यंग बर्ड्स। ठीक है, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था जिसकी वजह से इसको बी लिम्फोसाइट का नाम दिया गया है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, टी लिम्फोसाइट के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर पाया जाता है, टी सेल रिसेप्टर, और इसी रिसेप्टर के साथ एंटीजन का जो हमने कहा था वो फॉरेन स्टिमुलस बाइंड करता है और फिर ये एक्टिवेट होकर अपना फर्दर नीचे काम कर रहा होता है। बी लिम्फोसाइट्स के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास रिसेप्टर अटैच होता है ऑन द बी सेल रिसेप्टर, और फिर उसके बाद बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होकर अपना काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स की स्टूडेंट दो ग्रुप्स हैं, एक हमारे पास है CD8 रिसेप्टर वाली ग्रुप और एक हमारे पास CD4 रिसेप्टर वाली ग्रुप। ये जो CD8 और CD4 रिसेप्टर्स है ना स्टूडेंट्स, दीज आर अटैचमेंट रिसेप्टर्स, अटैचमेंट रिसेप्टर्स। ये दूसरे सेल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, किसके थ्रू, CD8 और CD4 रिसेप्टर्स के थ्रू। CD8 रिसेप्टर्स वाले में हमारे पास आ जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये हमारे साथ नेचुरल किलर सेल्स की तरह का एक्शन करते हैं, यानी हमारे पास परफोरेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो परफोरेट हो जाता है, और उसके बाद साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सेल को खत्म कर दिया जाता है, जो इन्फेक्टेड सेल हो या जो कैंसरस सेल्स हो आप लोगों के पास। ठीक है, बट ये नेचुरल किलर सेल से डिफरेंट है। नेचुरल किलर सेल्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, और ये टी लिम्फोसाइट्स की एक क्लास है। इसके अलावा सप्रेसर टी सेल्स हमारे पास CD8 में पाए जाते हैं। जब हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है और इन्फेक्शन खत्म हो जाती है तो फिर ये सप्रेसर टी सेल शट डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स को बंद कर देते हैं, और जो हमारे पास रैपिडली साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी हेल्पर सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं और बी सेल, तो उनकी प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट कर देता है, यानी कहता है कि बस अब और डिवाइड होना बंद कर दो क्योंकि और जरूरत नहीं है बाकी सोल्जर्स बनाने की। ठीक है, CD4 रिसेप्टर वाले सेल्स में हमारे पास टी हेल्पर सेल्स आ जाते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स फॉर योर इम्यून रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेट करते हैं स्टूडेंट्स अदर टी सेल्स एंड बी सेल्स को, यानी आप लोगों का अगर स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होना है तो वो टी हेल्पर सेल्स ही उसको एक्टिवेट करेंगे, बाकी के सेल्स उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी आपको मिलेगी किसकी वजह से, टी हेल्पर सेल की वजह से, क्योंकि ये एक्टिवेट करेगा दूसरे सेल्स को।
प्रोड्यूसिंग वेरियस साइटोकाइंस, वेरियस केमिकल्स ये रिलीज करता है, जिसके थ्रू बाकी के सेल्स को भी एक्टिवेट कर देता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, जब एक इंसान को एड्स हो जाता है ना, तो एड्स के दौरान क्या होता है, HIV वायरस जो है तो अटैक करता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस अटैक करता है स्टूडेंट्स और टी हेल्पर सेल्स के ऊपर, और टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स तब ही एक्टिवेट होगा जब टी हेल्पर सेल आपका एक्टिवेट होगा और वो बाकी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो HIV इतना खतरनाक वायरस है कि ये जिस चीज़ ने आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना है, ये उसी चीज़ को बंद कर देता है। तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स कभी एक्टिवेट HIV के खिलाफ होता ही नहीं है। सिर्फ HIV के खिलाफ नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस भी आ जाती हैं हमारे पास, कैंसर भी होना स्टार्ट हो जाता है एड्स वाले बंदे को। तो ये इसलिए खतरनाक है। अच्छा, फिर इसमें एक फोर्थ क्लास नहीं बल्कि फोर्थ टाइप ऑफ टी सेल्स है, जिनको हम टी मेमोरी सेल्स कहते हैं। जब सप्रेशन हो जाती है ना स्टूडेंट्स हमारे पास टी सेल्स की, तो कुछ सेल टी मेमोरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किस वजह से? ताकि ये उस पैथोजन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएं, याद रख पाएं उस पैथोजन को। फिर जब दोबारा स्टूडेंट्स आपकी बॉडी में वही पैथोजन या वही एंटीजन आएगा, तो ये टी मेमोरी सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देते हैं। तो कैन बी बोथ CD4 और CD8 सर्वाइव फॉर ईयर्स एंड एक्टिवेट्स ऑन द सेकेंड एक्सपोजर। सही। और सेकेंड एक्सपोजर का मतलब ये कि दूसरी बार जब आपको वो बीमारी लगेगी या वो इन्फेक्शन आएगा या वो स्टिमुलस आएगा, कन्वर्ट इनटू हेल्पर टी सेल्स। आते हैं बी सेल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एंटीजन आ जाता है तो बी सेल्स डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, और मेमोरी सेल्स जो कि इस एंटीजन को याद रखते हैं, और जब वो एंटीजन दूसरी बार आप लोगों की बॉडी में पाया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू द प्लाज्मा सेल्स, और फिर ये भी एंटीबॉडी सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये हर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स बनेंगे, उसके लिए स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स तभी एक्टिवेट होंगे जब उनका वो स्पेसिफिक पैथोजन जिसके लिए ये मेमोरी सेल बना था वो बॉडी के अंदर दोबारा आ जाए, ठीक है। अब हमने बहुत ही ज़्यादा ये सारी बेसिक्स जो है तो वो पढ़ ली हैं। अब आते हैं अपने मैकेनिज्म के ऊपर, जो कि इस पूरे लेक्चर का मकसद था। मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी या मैकेनिज्म ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मौजूद है, और दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर बेसिकली या तो मैक्रोफेज होंगे या डेंड्रिटिक सेल्स होंगे। डेंड्रिटिक सेल्स भी मैक्रोफेज ही की तरह है, बट ये इम्यून सेल्स हैं और स्किन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर हमारे पास एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम MHC2 या मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों के पास एक माइक्रोफेज है तो इसके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं MHC2। क्या है हमारे पास? MHC2। अब होता ऐसा है कि जब स्टूडेंट ये मैक्रोफेज हमारे पास किसी फॉरेन पैथोजन को इनगल्फ कर देता है, उसको वेसल में बंद करने के बाद, ठीक है, उसको वेसल में बंद किया जाता है, उसको इनगल्फ कर दिया जाता है, तो जब इसकी ब्रेकडाउन होगी स्टूडेंट्स, इसको ये लाइस करेगा, ब्रेकडाउन होगी, तो इसके हमारे पास एंटीजन्स जो हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, ये क्या करता है कि ये इन्हीं एंटीजन्स को अपने MHC2 के ऊपर प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। MHC2 के ऊपर क्या कर देता है? प्रेजेंट कर देता है। इसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कि ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है और फिर उस पैथोजन का कोई एंटीजन लेकर, उसका कोई पार्ट लेकर MHC2 के ऊपर उसको प्रेजेंट कर देता है। किसके लिए प्रेजेंट करेगा? ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट करता है
फॉर द टी हेल्पर सेल। इसी के साथ ये मैक्रोफेज हमारे साथ सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है एक साइटोकाइन, जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 1। ये जो इंटरल्यूकिन 1 है, ये जब स्टूडेंट्स हमारे पास जाता है, किसके पास, ये क्या काम करता है इंटरल्यूकिन 1? ये हमारे पास स्टूडेंट्स टी हेल्पर सेल्स को अट्रैक्ट करता है। ये हमारे पास अट्रैक्ट करता है किसको? टी हेल्पर सेल्स को। तो ये एक टी हेल्पर सेल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस टी हेल्पर सेल के ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था कि कौन सा रिसेप्टर है हमारे पास? टी सेल रिसेप्टर। तो वो टी सेल रिसेप्टर इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाता है। एंटीजन और इस बेसिकली इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ बाइंड होता है विद व्हाट? विद द CD4 रिसेप्टर, क्योंकि इसके पास CD4 रिसेप्टर था। मैंने कहा वो सेल के बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो इस मैक्रोफेज के साथ, ये इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ बाइंड हो जाता है। और जो इसका TCR रिसेप्टर होता है, ये हमारे पास कौन सा है TCR रिसेप्टर, वो इस एंटीजन के साथ बाइंड कर देता है और ये इस एंटीजन को खूब स्टडी कर लेता है। जब इसने इस एंटीजन को स्टडी कर लिया और उस एंटीजन के साथ बाइंड हो गया, ये हमारे पास क्या है? टी हेल्पर सेल। तो ये हमारे पास रिलीज करता है कुछ साइटोकाइंस, जिसमें आप लोगों की बुक ने मेंशन किया है इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2, ये इंटरल्यूकिन 2 फिर फर्दर क्या काम करता है? ये हमारे साथ 3 काम करता है। एक तो ये स्टिम्युलेट करता है या एक्टिवेट करता है किसको? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी, ठीक है, उसको एक तो एक्टिवेट करता है, प्लस उसकी क्या एक्टिवेशन करता है? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन यानी उनको कहता है कि शाबाश, इस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए उसको एक्टिवेट भी कर देता है और कहता है कि अब ये एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डिवाइड होना भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो काफी सारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आप लोगों के पास बन जाते हैं। यही साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? दे अटैक ऑन द इन्फेक्टेड सेल्स। इंटरल्यूकिन 2 ये काम भी करता है कि हमारे पास वापस टी हेल्पर सेल को स्टिमुलेट करता है और टी हेल्पर सेल भी प्रोलिफरेट होना स्टार्ट कर जाता है। प्रोलिफरेशन का मतलब है कि इसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और काफी सारे टी हेल्पर सेल्स बन जाते हैं। प्लस इंटरल्यूकिन 2 हमारे पास स्टूडेंट्स स्टिमुलेट करता है बी लिम्फोसाइट्स को भी टू प्रोलिफरेट, वो भी डिवीजन स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो इस एक टी हेल्पर सेल ने स्टूडेंट हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी जगाया, बी सेल्स को भी जगाया और खुद अपने बाकी जो फेलोज टी हेल्पर सेल्स थे उनको भी जगाता है और ये खुद भी प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है हमारे पास, उसके पास MHC2 का प्रोटीन होता है, ठीक है। और जब ये फेजोसाइटोस कर देते हैं पैथोजन को, तो प्रेजेंट कर देते हैं एंटीजन को ऑन द MHC2 एंड दे आर नाउ कॉल्ड द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जब APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे साथ सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 1, तो ये स्टिमुलेट कर देता है हेल्पर टी सेल्स को टू बाइंड टू द एंटीजन TCR रिसेप्टर के थ्रू। टी हेल्पर सेल सिक्रीट इंटरल्यूकिन 2। ये इंटरल्यूकिन 2 एक तो प्रोलिफरेशन करता है टी हेल्पर सेल्स की, दूसरा ये एक्टिवेट भी करता है बी सेल्स को, बल्कि बेसिकली बी सेल की प्रोलिफरेशन को, ठीक है, प्रोलिफरेशन को। प्रोलिफरेशन का मतलब ये उनकी डिवीजन को स्टिमुलेट कर देता है, बी सेल को कहता है कि शाबाश डिवाइड होना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। और ये एक्टिवेट प्रोलिफरेट एक्टिवेट भी करता है एंड प्रोलिफरेट भी करता है किसको? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स देन अटैक द इन्फेक्टेड सेल्स। अब इसके बाद अगर स्टूडेंट्स हमारे पास, चलो वो बाद में पढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। अब ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी, सॉरी, एंटीबॉडी
मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इसमें हमारे साथ स्टूडेंट्स बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो एंटीजेंस है हमारे पास, ये ब्लड के अंदर, चूंकि मैक्रोफेजेस तो इनको जो है तो वो खा रहे हैं और फिर इसको एक्सक्रीट भी करें, तो ब्लड के अंदर हमारे पास कुछ फ्री फ्लोटिंग एंटीजेंस भी पाए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट बीसीआर रिसेप्टर के थ्रू जब इन फ्री फ्लोटिंग एंटीजेंस के साथ कंबाइन होगा, ये हो जाएगा हमारे साथ एक्टिवेटेड बी सेल्स में। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेप होता है, और यहाँ पर ये वाला स्टेप होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये जो इंटरल्यूकिन है, ये यहाँ पर एक्टिवेटेड बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि शाबाश बच्चे, प्लाज्मा सेल बनाओ और मेमोरी सेल्स बनाओ। तो प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है फिर एंटीबॉडीज, और मेमोरी सेल अपने साथ ये इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ कही, हमने ये चीज़ कही कि ये जो इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट हो रहा है बाय द टी हेल्पर सेल्स, ये कहाँ किस स्टेप में एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स में इस्तेमाल होता है, ये इस वाले स्टेप में इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक्टिवेटेड जो बी सेल्स हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एंटीजन के साथ कंबाइन हो चुके हैं, तो ये बेसिकली ये बी लिम्फोसाइट जब एंटीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं ना, तो ये लेके चले जाते हैं इस एंटीजन को टुवर्ड्स द टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल उन एंटीजन्स को देखता है और कहता है कि ये तो वही एंटीजन है जिसके लिए मैं एक्टिवेट हुआ हूँ, शाबाश, इसी यही एंटीजन है, तुमने सही बंदे को पकड़ा हुआ है, इसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ। तो बी सेल बेसिकली कंफर्मेशन के लिए जाते हैं टी सेल्स के साथ, और यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीटेड बाय द टी हेल्पर सेल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स हो चुका है, तो अब हमारे पास क्या होगी, इसकी हम करेंगे सप्रेशन। क्यों? जब आपने पैथोजन के साथ फाइट ले ली है और पैथोजन को खत्म कर दिया है, तो अब क्या आप चाहोगे कि ये जो बी सेल है और टी सेल्स है ये मजीद प्रोलिफरेट हो, मजीद डिवाइड हो? नहीं। तो हमारे पास आते हैं टी सप्रेसर सेल्स। वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स स्टूडेंट्स रिलीज करते हैं, प्रोटीन्स जो कि इनहिबिट कर देते हैं, किसको? इनहिबिट बी सेल्स एंड टी सेल्स प्रोलिफरेशन। तो मजीद बी सेल और टी सेल्स नहीं बनते, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो शट ऑफ हो जाता है, और इस दौरान सम टी सेल्स कन्वर्ट टू टी मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, और मेमोरी सेल पर आगे क्या काम करते हैं, जब भी आप लोगों की बॉडी में यही स्पेसिफिक एंटीजन या पैथोजन आएगा, तो ये टी सेल्स जो है तो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे मेमोरी टी सेल्स इनटू टी हेल्पर सेल्स, और वो फिर उसके खिलाफ फाइट लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसकी समरी को समरी बयान करते हैं इस फिगर के थ्रू। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी सबसे पहले इन्होंने डिस्कस की। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमने अभी डिस्कस की कि एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है वो बाइंड हुआ किसके साथ, हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स के साथ। बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गए, और वो हमारे पास उन्होंने बनाया एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। ये हमारे पास एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, ये कन्वर्ट हुए मेमोरी बी सेल में और प्लाज्मा सेल के अंदर। प्लाज्मा सेल ने आप लोगों के पास एंटीबॉडीज बनाए, और मेमोरी बी सेल जो है तो दीज आर रेडी फॉर द सेकंड रिस्पॉन्स। सेकंड रिस्पॉन्स मैंने कहा जब दूसरी बार ये पैथोजन आप लोगों की बॉडी में एंटर होगा, एंटीबॉडी क्या करेगी, न्यूट्रलाइजेशन करेगी। ठीक है, पैथोजन और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको उसके बाइंडिंग साइट्स को बंद कर दिया। ऑप्सनाइजेशन करेगी, ऑप्सनाइजेशन के थ्रू क्या चीज़ है, फेजोसाइटोसिस होगी। किसके थ्रू, जो फेजोसाइट्स हैं हमारे पास, यानी हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, हमारे पास जो है तो मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर पैथोजन के लाइसिस करेगा, और हमारे साथ जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे थ्रू व्हाट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ द सेल, या सेल साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। अब हम आते हैं सेलुलर इम्यूनिटी की तरफ, यानी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में।
सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में इस वाले पाथवे को अभी के लिए ज़रा इग्नोर करें, ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इस पाथवे के ऊपर गौर करें क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी है। हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो कि बेसिकली एक मैक्रोफेज होगा या तो एक डेंड्रेटिक सेल होगा। इसके ऊपर अच्छा ये वाला पाथवे इग्नोर करने का है, वो दूसरा पाथवे पढ़ने का। सॉरी 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 सॉरी, इग्नोर नहीं करना बल्कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। हमने अभी पढ़ा ये वाला पाथवे, ठीक है। इस पाथवे को हमने पढ़ना है। हमने ये कहा कि ये हमारे पास जो है तो क्या है, मैक्रोफेजेस हैं, ठीक। और मैक्रोफेजेस के ऊपर MHC2 रिसेप्टर होता है। ये जो पैथोजन था या जो एंटीजन था, इसको वेजिकल में इसने बंद करके अपने अंदर ले आया, ठीक है। इसको इसकी लाइसिस की और इसके एंटीजन को अपने MHC2 के ऊपर प्रेजेंट कर दिया। फिर टी हेल्पर सेल को इसने किस चीज के थ्रू बुलाया, इंटरल्यूकिन 2 के थ्रू, सॉरी इंटरल्यूकिन 1। यहाँ पर हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 बनता है। इंटरल्यूकिन 1 आया हमारे पास, उसने टी हेल्पर सेल को एक्टिव वो किया, अट्रैक्ट किया। टी हेल्पर सेल TCR रिसेप्टर के थ्रू इस के साथ बाइंड हुआ एंटीजन के साथ। अब टी हेल्पर सेल हमारे पास हो गया है एक्टिवेटेड। हमने ये कहा कि ये अब साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा, स्पेशली इंटरल्यूकिन 2। अच्छा यहाँ पर इन्होंने इंटरफेरॉन गामा को भी डिस्कस किया है, लेकिन आप लोगों की बुक ने सिर्फ और सिर्फ इंटरल्यूकिन 2 को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, ये प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द CD4 टी सेल्स, जो कौन कौन से थे, हमारे CD4 टी सेल्स हमारे पास यही टी हेल्पर सेल्स हैं, तो बाकी टी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, खुद भी प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बाकियों को भी कहता है कि प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाओ, शाबाश। और जो CD8 सेल्स हैं, CD8 सेल्स कौन से हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और ये इनहेंसमेंट ऑफ द फेजोसाइटोसिस एंड पैथोजन किलिंग सेल्स भी करता है। पैथोजन किलिंग यानी नेचुरल किलर सेल्स हो गए, या हमारे पास जो है तो मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है। इसने एंटीजन को पकड़ा हुआ है ना, ये इन्हीं मैक्रोफेजेस को और नेचुरल किलर सेल्स को दिखाता है, यही एंटीजन कहता है कि ये लो और शाबाश इसके खिलाफ जो है तो एक्शन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये वाला पाथवे क्या है स्टूडेंट्स, MHC1। हमारे पास बेसिकली यहां पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, हमारे पास दो प्रोटीन्स हैं, एक है MHC1 और एक है MHC2। स्टूडेंट्स MHC2 के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि हमारे पास मैक्रोफेजेस या डेंड्रेटिक सेल्स के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। मैक्रोफेजेस के ऊपर या डेंड्रेटिक सेल्स के ऊपर मौजूद होता है। ये अपना एंटीजन किसको देता है, हम कहते हैं कि प्रेजेंट एंटीजन टू टी हेल्पर सेल्स, ठीक हो गया। जबकि तो ये तो हमारे पास, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं MHC1 को। स्टूडेंट हमारे पास बॉडी के तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर MHC1 मौजूद होता है, प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। MHC1 एक प्रोटीन है MHC2 की तरह, एंटीजन प्रेजेंटिंग में हेल्प करता है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। और ये जो है तो प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट द एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को अपना एंटीजन प्रेजेंट करता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होकर उस एंटीजन के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। तो बस ये फर्क है, सही है। MHC2 हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग और इन मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल्स को इसीलिए हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं कि ये हमारे पास टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करके और फिर टी हेल्पर सेल पूरा इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जबकि MHC1 में ये नहीं हो रहा होता। तो इंट्रासेलुलर पैथोजन इन्होंने ले लिया है, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल है बॉडी का, ठीक है। और इसने MHC1 के ऊपर अपना ये जो वो है एंटीजन है, ये प्रेजेंट कर दिया है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को। साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास भी TCR रिसेप्टर है, ठीक है।
वो एक्टिवेट हो चुका है, वो आगे जो है तो साइटोकाइन प्रोडक्शन, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2, ये खुद ही खुद को जो है तो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये जो इंटरल्यूकिन 2 यहाँ से बनेगा तो क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, किलिंग ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, वायरस और द कैंसरस सेल, ये डायरेक्टली उस कैंसरस सेल को या वायरस वायरस वाले सेल को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। एनहांसमेंट ऑफ एपीसी एक्टिवेशन, जो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, तो ये टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करता है, उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को ये एंटीजन बी प्रेजेंट कर देता है, तो वो फिर आगे जाकर क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस वाज योर होल समरी ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, या जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, और ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है।